जब सेना जाती थी ना और बोलती थी कि हमें बजट की जरूरत है, हमारे पास जूते नहीं है, बंदूक के अंदर गोलियां नहीं है, हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उनकी बात नहीं सुनती थी। बाहर जनरल्स को बाहर 3-3 घंटे वेट कराया जाता था, उनकी बात सुनी नहीं जाती थी, उनकी फाइल फेंक दी जाती थी। 1 रुपया अगर वो रक्षा बजट के नाम पर मांगते थे तो उनको 1 पैसा 1 आना दिया जाता था। ये लोग आज बात करेंगे सेना की, इनके दिलों में दर्द हो रहा है आज सेना के लिए। शर्मनाक है ये। जब ये बात की गई कि स्वतंत्रता के बाद से जितने लोग इस देश के लिए शहादत जिन्होंने हासिल की है उनके लिए एक वॉर मेमोरियल बनाया जाए, जब श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास ये प्रपोजल गया ना यूपीए के टाइम पे, तो पता है सोनिया जी ने क्या बोला? कहती है कोई जगह नहीं है, ये जो लोग इस देश के लिए शहीद हो गए हैं, आई डोंट केयर। और जो चीजें मैंने बोली हैं अगर वहां उनमें कहीं पर भी कोई तथ्यात्मक झूठ हो तो जहां बोलेंगे, जिस फोरम में बोलेंगे, मैं इनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मैम, ये जो अग्निपथ योजना है, क्या ये छात्रों के हित में है या जो अभ्यर्थी हैं, जो भर्ती के इच्छुक हैं, उनके हित में है या अहित में? देखिए, सबसे पहली बात, अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर बनाने की जो स्कीम है और जो तीनों सेनाओं ने बड़े समय तक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद लागू करी है, वो युवाओं के, देश के और सेनाओं के, तीनों के हित में है। और इससे हमारे देश का जो युवा है 17.5 वर्ष से और 23 साल का युवा जो भर्ती होने वाला है, उसका करियर और उसका जीवन स्वर्णिम होने वाला है। तो बहुत अच्छी ये स्कीम है और इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर से सर्विस बैकग्राउंड से आती हूँ, इसलिए साधुवाद देना चाहती हूँ देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और तीनों सेनाओं को कि वो इतनी अच्छी एक स्कीम लेकर के आए हैं जहां पर छात्रों के लिए, वो कहते हैं ना कि दोनों हाथ में लड्डू हैं, वो वाली एक स्कीम वो लेकर के आए हैं। लेकिन मैम, अगर छात्रों के हित में है तो विरोध प्रदर्शन क्यों, आगजनी क्यों? बिहार में अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हम देख चुके हैं। देखिए, बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है। आप लोगों को इंटरव्यू देने से पहले मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट कर रही थी और वहां पर लालू प्रसाद यादव जी के एक प्रवक्ता आए हुए थे और उनकी शब्दावली अगर आप सुनते हैं ना तो शर्म से पानी पानी हो जाते। मुझे कई बार यकीन नहीं आता है कि ये लोग खुद को पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता बुलाते हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश में सेना कौन होती है, सेना प्रमुख होते कौन है, इस प्रकार की स्कीम को लाने वाले उनको किसने हक दिया है, वो कैसे इस देश के अंदर पॉलिसीज बना सकते हैं। तो कौन बनाएगा? लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने इतना बड़ा चारे का घोटाला किया है, जिन्होंने पशुओं को तक नहीं छोड़ा है। वो इस देश के अंदर देश की फौज के लिए, जिनको मतलब आर्मी का ए नहीं आता, एयरफोर्स का ए नहीं आता, नेवी का एन नहीं आता है, वो क्या डिसाइड करेंगे आप कि हमारी सेना में कौन भर्ती होगा, क्या उम्र होगी, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, वो लोग डिसाइड करेंगे। और इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है इस तरीके की शब्दावली मेन स्ट्रीम में आकर के, मीडिया में आकर के बोले कि होते कौन है? वही होते हैं जो आप लोग जब अपने घरों में, ये नाशुक्रे लोग अपने घरों में सोए हुए होते हैं, एसी में बैठ करके, टीवी में आकर के डिबेट किया करते हैं, तब उस वक्त हमारे सैनिक सरहदों पर खड़े होते हैं और अपनी छाती पर गोली खाते हैं इन लोगों की सुरक्षा के लिए, है ना? तो उनका हक है इस देश पर सबसे पहला, मां भारती के ऊपर। और अगर जवानों की बात हो रही है, जवानों की भर्ती की बात हो रही है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अंदर, तो कौन तय करेगा? वही लोग तो तय करेंगे ना। और आज ये लोग इस स्तर पर उतर आए हैं। मतलब मैंने देखा है भैया, मैंने कांग्रेस पार्टी को देखा है, मैंने आम आदमी पार्टी को देखा है, जिस तरीके की शब्दावली इन्होंने आर्मी के लिए इस्तेमाल करी है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल बाहर आकर के बोलते हैं सबूत दो, सबूत गैंग वाले ये लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो जो हमारे अब इस दुनिया में रहे नहीं, दिवंगत सीडीएस जो बाद में बने थे, और बिपिन रावत जी जो आर्मी चीफ थे, उनको सड़क का गुंडा तक बुला दिया। अब उसमें ये आरजेडी वाले भी आ गए, ये कह रहे हैं ये होते कौन है। और जिस तरीके से आपने बोला कि 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जला दिया गया है रेलवे की, शर्मनाक है। बिहार में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, एक नेक्सस चल रहा है, और पॉलिटिकल पैरालिसिस से जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां गुजर रही हैं, ये अब छात्रों के अग्निवीर, अग्निपथ के कंधों पर रख करके अपनी राजनीतिक बंदूक चला रहे हैं। इसमें मुझे कोई बोलने में कोताही नहीं है। वहां पर जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके ऊपर छापेमारी हो रही है, और कोचिंग सेंटर्स कोशिश कर रहे हैं आगजनी को बढ़ावा देने के लिए। मतलब 30-35 साल के लड़के जाकर के पटरियां उखाड़ रहे हैं, रेल जला रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। ये 30-35 साल का कौन सा युवा है भैया जो जा रहा है आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए? इनको समझ में नहीं आती कि उम्र की लिमिट क्या है। 17.5 से 23 भी अभी करी गई है, क्योंकि कोविड के कारण 2019 से लेकर 2022 तक जो अभ्यर्थी, जो लोग अपनी तैयारियां कर रहे थे, उनका जो चांस चला गया और वो 21 से 23 वर्ष के हो गए। इसलिए पहले साल के लिए 2 इयर्स का रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि 23 इयर्स तक की भर्ती होगी। तो ये 35-35 साल के जो पकड़े जा रहे हैं, ये मुस्टंडे
ये कौन से आर्मी में भर्ती होने जा रहे हैं, एयरफोर्स में और नेवी में भर्ती होने जा रहे हैं? तो कौन है ये लोग? ये लोग छात्र नहीं है, ये गुंडे हैं, ये राजनेताओं के मुखबिर हैं जो इस देश को आगजनी की ओर धकेल रहे हैं। मैम, कुछ लोगों का कहना है कि सेना के सम्मान को, के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी ठेके पर देकर, इस पे क्या कहना है? कन्हैया कुमार की आप बात कर रहे हैं? कन्हैया कुमार, वो कन्हैया कुमार जो 40 साल तक जेएनयू में पढ़ रहा था, जो मतलब ऐसे अपनी गर्दन टेढ़ी करके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलने वाली, नारेबाजी करने वाली टीम के साथ खड़ा था, वो कन्हैया कुमार जिसको इस देश के टैक्स पेयर्स ने पढ़ाया है, टैक्स पेयर के पैसों पर वो पढ़े ही जा रहा था 30 साल 35 साल 40 साल, मतलब अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी अपने कंधों में लेके कोई नौकरी नहीं कर रहा था। वो कन्हैया कुमार आज फौज की इस तरीके से बेइज्जती कर रहा है, फौजियों को और जो सोल्जर्स हैं जो तीनों सर्विस में जाएंगे उनको ठेके वाला बुला रहा है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को इस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल करने की? और मैं पूछना चाहती हूं कन्हैया कुमार और राहुल गांधी जैसे युवाओं से, इनसे मैं ये पूछना चाहती हूं, बड़ा देश प्रेम कूट कूट के आप लोगों के अंदर भरा हुआ है ना, और बड़ा बाहर निकल रहा है, तो ये बताएं ये लोग ये क्यों नहीं फौज में चले गए? किसने रोका था इनको? देश की सेवा करनी थी तो चले जाते ना इंडियन एयरफोर्स में, आर्मी में चले जाते, नेवी में चले जाते। कन्हैया कुमार यहाँ पर बड़े बयानवीर बने हुए हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, ठेके की बात कर रहे हैं। इन्होंने अग्निपथ को समझा ही नहीं है। इतनी बढ़िया ये स्कीम है, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं, देखिए 17.5 साल का युवा 6 महीने की ट्रेनिंग करता है, उसके बाद वो नौकरी करता है 4 साल, 21.5 साल का जब वो वापस बाहर निकल करके आता है, 12वीं पास का सर्टिफिकेट है, जो स्किल्ड वो डेवलप करेगा, जिस स्किल सेक्टर में वो काम करेगा उसका सर्टिफिकेट आएगा, उसके अलावा 12 लाख उसकी जेब में होंगे, उसके अलावा बहुत सारे नौकरी के एवेन्यू पूरी जगह खुलेंगे, 25% जो है रिटेन हो जाएंगे। और उसके अलावा कल परसों ये अनाउंसमेंट हो गई है गृह मंत्रालय के द्वारा कि सीएपीएफ में और असम राइफल्स में 10% लोग भर्ती हो जाएंगे। 35% तो यही हो गया, उसके अलावा गृह मंत्रालय ने बोल दिया है, उसके अलावा तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जो कह रहे हैं कि हम इनको वरीयता और प्राथमिकता देंगे। तो करते 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 100% जो एम्प्लॉयमेंट है वो हो जाएगी सारे लोगों की। 75% जो बच रहा है वो हर जगह जाएगा। प्राइवेट सेक्टर है, बाहर आकर के बार बार बोल रहे हैं कि हम लेने के लिए तैयार हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज बोल रही हैं, महिंद्रा ने भी आज बोला है। उसके अलावा देखिए ऑलरेडी इस देश के अंदर 107 ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो ऑलरेडी अपने यहां कंपनियों में जो सोल्जर्स होते हैं, एक्स एयरफोर्स आर्मी नेवी के लोग होते हैं, उनको लेते हैं। और ये 4 साल वाला ये बोल रहे हैं कि ये बहुत बहुत बड़ा मतलब खतरनाक चीज हो गई है। भारतवर्ष के अंदर पहली बार हो रहा है, लेकिन विश्व के अंदर आप देखिए जिन देशों के ये गुणगान कर रहे होते हैं ना, जिन देशों में ये लोग घूम घूम करके मॉडल पढ़ के आते हैं, विकास का मॉडल, राहुल गांधी चले जाते हैं, अखिलेश यादव चले जाते हैं, अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं, सलमान खुर्शीद चले जाते हैं, रणदीप सुरजेवाला चले जाते हैं, और इस देश के अंदर ज्ञान मतलब बघाड़ते हैं कि उनका मॉडल हम लोग क्यों नहीं पढ़ते, उनका मॉडल हमें अडैप्ट करना चाहिए। तो भैया उन देशों के अंदर ये नीति और ये प्रक्रिया भर्ती होने की कब से चल रही है। इस विश्व के अंदर ऐसे भी राष्ट्र हैं जिन्होंने हर परिवार से एक व्यक्ति का फौज में होना मैंडेटरी किया हुआ है। तो अब अगर हम उस चीज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो अचानक से इनको तकलीफ क्यों हो रही है? एक फैक्ट और बताती हूं, देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये जो प्रक्रिया है, ये जो तरीका है, ये हमारी तीनों सर्विस के अंदर बहुत सालों से चल रहा है, जिसके अंदर ऑफिसर्स को 5 साल के लिए भर्ती किया जाता है। 5 साल उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके बाद उनको आगे 5 साल के लिए और एक्सटेंशन मिलता है, और फिर 5 साल के लिए और एक्सटेंशन मिलता है। और मैंने सर्विस में खुद ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं जो 5 साल के बाद छोड़ करके बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमें बाहर काम करना है। बहुत ऐसे ऑफिसर्स हैं। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड जब कमांड कर रहे थे, मैंने बड़े ऐसे लोगों को काउंसिल करने की कोशिश करी कि नहीं आप रुकिए सर्विस में, बट तब लोग बाहर निकल करके आते हैं, मतलब 15 साल की 10 साल की नौकरी करके बाहर आते हैं, बाहर उनको हाथों में लिया जाता है, क्योंकि इतने डिसिप्लिन्ड, इतने कमिटेड, इतने मतलब ओरिएंटेड, इतने फोकस्ड लोग प्राइवेट सेक्टर में कहां मिलेंगे काम करने के लिए। पर तब मैंने कभी किसी नेता को बाहर आकर के बोलते हुए नहीं देखा, तब मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तब मैंने किसी राहुल गांधी को, तब मैंने किसी सोनिया गांधी जी को, तब मैंने किसी अखिलेश यादव को, तब मैंने किसी ये जो बाकी लोग हैं इनको बाहर आते हुए ये बोलते हुए नहीं देखा कि ये कैसे बाहर निकल करके आ रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत समय पहले से हो रहा है। एसएससी पिछले 8 साल में थोड़ी ना हुआ है, शॉर्ट सर्विस कमीशन जब मोदी जी आए उसके बाद थोड़ी ना हुआ है, ये तो बहुत समय से है। 5 साल की नौकरी का प्रोविजन तब भी था, अब 4 साल की नौकरी का प्रोविजन हो रहा है, और हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है। उनको लोन दिलाने से लेकर के उनके स्किल डेवलपमेंट से लेकर के हर चीज के लिए हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है। तो ये क्यों भ्रमित कर रहे हैं? और मैं एक चीज और बता देना चाहती हूं कि एक बात साफ समझ लें वो युवा, और मैं उनसे निवेदन कर रही हूं, कल भी मैंने निवेदन किया था और आज भी मैं निवेदन कर रही हूं कि कृपया इन छद्मी नेताओं के
इस जाल में मत फंसिए, या आप लोगों का करियर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक एफआईआर, एक प्राथमिकी, और कभी आप लोग फौज में नहीं जा पाएंगे। जिस वर्दी को पहनने का सपना आप लोग देख रहे हैं ना, और आप लोग सड़कों में भागते हैं पैदल तपती हुई धूप में, वहां वो आपकी जो मेहनत है, कोशिश है, वो बर्बाद हो जाएगी। कभी आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनडिसिप्लिन्ड लोगों का, अराजक लोगों का, देश के खिलाफ आगजनी करने वालों का, पत्थर उठाने वाले लोगों का सेना के अंदर कोई काम नहीं है, उनकी कभी भर्ती नहीं हो सकती है। तो ये तय आज का युवा जो है उसको करना पड़ेगा कि भ्रमित हो या फिर जो सरकार बोल रही है, तीनों सर्विस बोल रही हैं, उस चीज को समझ करके अपना करियर शेप अप करें और आगे जाएं। मैं आपको लगातार ये बात मैं बोलती आ रही हूं कि मुझे इस देश के अंदर ये बड़े बड़े विद्वान नेता जो खुद को समझ रहे हैं, है ना, जिनको आज अचानक से फौज से प्रेम हो गया, दर्द इनके दिलों में जग गया, किसके? राहुल गांधी के, किसके? अरविंद केजरीवाल के, किसके? अखिलेश यादव के, किसके? ममता बनर्जी दीदी के, इन तमाम लोगों के। ये आज तक स्वतंत्रता के बाद इस देश के अंदर सोए हुए थे। इन्होंने कभी भी आज तक कभी फौज के बारे में, फौज के पक्ष में कुछ नहीं बोला, ना कुछ किया है। मैं कुछ फैक्ट्स देना चाहती हूं। देखिए, इस देश के अंदर जब ये बात की गई कि स्वतंत्रता के बाद से जितने लोग इस देश के लिए शहादत जिन्होंने हासिल की है, जो इस देश के लिए जिन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है, और उसके बाद तमाम जो युद्ध हुए हैं, उन युद्धों में जितने भी हमारे सैनिक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के गए हैं, उनके लिए एक वॉर मेमोरियल बनाया जाए, ताकि हम अपने शहीदों को वहां पर जाकर के प्रणाम कर सके और श्रद्धांजलि दे सके। जब श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास ये प्रपोजल गया ना यूपीए के टाइम पे, तो पता है सोनिया जी ने क्या बोला? कहती है कोई जगह नहीं है, ये जो लोग इस देश के लिए शहीद हो गए हैं, आई डोंट केयर, इनको कोई जगह नहीं मिलेगी, कोई इतना सा भी जमीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा, और सेंट्रल दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इंडिया गेट के पास तो कदापि नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया गेट की सुंदरता खत्म हो जाएगी। किसने बनाया वॉर मेमोरियल इस देश के अंदर? आज जो वॉर मेमोरियल है, जहां पर जाके परिवार के लोग, जिनके परिवारजन शहीद हो गए, वो आते हैं, उनकी आंखें नम होती हैं, और वो अपने मतलब परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हैं। किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। और किसकी सुंदरता खराब हुई है? किसी की सुंदरता खराब नहीं हुई है। उसके अलावा मैं एक चीज और बता देना चाहती हूं, इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अनाप शनाप बयानबाजी सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही है। सत्याग्रह के नाम पर ये लोग तमाशा कर रहे हैं। इनका नेता तो अभी अंदर बैठा हुआ है, फिर से ईडी की गिरफ्त में, है ना, चौथा दिन हो गया है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या इन्होंने मतलब इन्होंने एजेएल किसने बनाई? एजेएल में ये डायरेक्टर कैसे बने? इनको यंग इंडियन कंपनी में कैसे शेयर मिले? इनको ये पता नहीं है, तो इनको ये कैसे पता होगा कि अग्निपथ क्या होता है, और अग्निपथ के अंदर किस तरीके से लोगों का करियर शेप अप हो रहा है, किस तरीके से हम एक यंग फौज, एक यंग सर्विस को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से देश के अंदर एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक रिफॉर्म किया जा रहा है इन द नेम ऑफ सर्विसेज। वो कैसे राहुल गांधी को और उनके नेताओं को पता होगा जो घटिया शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वो लोग हैं बेटा, मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता देना चाहती हूं। जब गलवान वैली हुआ था, मैं याद दिला दूं हिंदुस्तान, आप लोगों को याद है ना, कर्नल बाबू जो शहीद हुए अपनी पूरी बटालियन के साथ, 20 लोगों को खोया हमने उस गलवान वैली में, एलएसी में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, है ना। उसका क्या कारण था? वो चीन जिसको इन्होंने पाला, कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में नेहरू जी के समय से पाला, वो चीन जब गलवान वैली में एलएसी को क्रॉस करके ऊपर आई और उन्होंने हमारे लोगों पर अटैक किया, हमारी जो वीर सेना थी 20 ने ना वहां पर हजारों को दिन में तारे दिखा दिए और उनको पीछे धकेल दिया, पर हमने अपने वीर जवान खो दिए। उसका कारण यह है कि वो लोग हथियार नहीं चला पाए, और उसके बाद कांग्रेस के तमाम लोग बाहर निकले, केजरीवाल जी जैसे लोग बाहर निकले, बोले इनको हथियार क्यों नहीं दिया मोदी जी ने, क्यों नहीं इन्होंने हथियार चलाए, क्यों नहीं उन लोगों को मारा? इसलिए हथियार नहीं चलाए। देखिए, मैं इसलिए बता रही हूं कि यह है इनका सेना के प्रति कमिटमेंट। 1993 में, 95 में, 2005 के अंदर चीन के साथ कांग्रेस ने एक ऐसा अग्रीमेंट किया था जिसमें यह लिखा गया था कि एलएसी के अंदर शांति बनाए रखने के लिए हमारा जो सैनिक होगा वो उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा, वो एलएसी क्रॉस करके हमारे सीमा में आ जाएंगे, वो हमारे सैनिकों को मारेंगे, वो हमारी जमीन पर कब्जा करेंगे, लेकिन हमारा सैनिक अपना हथियार जो उसका गहना होता है उसको नहीं उठाएगा। ये 1993 में हुआ, 1996 में और 2005 के अंदर हुआ। अब उस अग्रीमेंट को नल एंड वॉइड किया गया, और इस तरीके से इन्होंने सेना के हाथ बांधे, इस तरीके से इन्होंने सेना को मतलब बिल्कुल खत्म करके रखा। जब सेना जाती थी ना और बोलती थी कि हमें बजट की जरूरत है, हमारे पास जूते नहीं है, बंदूक के अंदर गोलियां नहीं है, हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उनकी बात नहीं सुनती थी। बाहर जनरल्स को बाहर 3-3 घंटे वेट कराया जाता था, उनकी बात सुनी नहीं जाती थी, उनकी फाइल फेंक दी जाती थी। 1 रुपया अगर वो रक्षा बजट के नाम पर मांगते थे तो उनको 1 पैसा 1 आना दिया जाता था। ये लोग
लोग आज बात करेंगे सेना की, इनके दिलों में दर्द हो रहा है आज सेना के लिए। शर्मनाक है ये। और जो चीजें मैंने बोली हैं, अगर वहां उनमें कहीं पर भी कोई तथ्यात्मक झूठ हो तो जहां बोलेंगे, जिस फोरम में बोलेंगे, मैं इनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मैम, 2 लाइनों में युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं कि एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं बोल रही हूं, भारतवर्ष के एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ एक भारतीय, एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर की पत्नी, फाइटर पायलट की पत्नी होने के नाते बोल रही हूं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, देश आपके साथ है, तीनों सेनाएं आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। कृपया किसी के झांसे में मत आइए, अपने भविष्य को बनाइए, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। और एक बार जब आपने वर्दी पहन ली तो फिर ये देश हमेशा आपके साथ खड़े रहेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूं। तो प्लीज अपने भविष्य की चिंता करिए। ये जो पॉलिटिकल पैरालिसिस से नेता गुजर रहे हैं ना, ये आपको अपना मोहरा बना करके अपनी राजनीति चमकाएंगे और उसके बाद आप लोग, आपके ऊपर प्राथमिकी होगी, आप जेल में जाएंगे, आपको देखने भी नहीं आएंगे। इसलिए प्लीज डोंट लिसन टू देम।